हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला और मैं हूं अजय कुमार। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की भावना के तहत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के अलग अलग राज्यों के 54 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से चर्चा की। बंगाल चुनाव के बाद ऐसा पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ नजर आए। मीटिंग में प्रधानमंत्री का एजेंडा क्लियर था, देश को आने वाली अगली चुनौतियों के लिए आगाह करना, तैयार करना। लेकिन ममता बनर्जी शायद एक दूसरे नैरेटिव को लेकर मीटिंग में आई थी। उन्होंने मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री पर ही हमला कर दिया, सीधे तौर पर उन्हें डिक्टेटर तक बताया। ममता बनर्जी की पूरी बात हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे एक टीम के कैप्टन के तौर पर हर किसी से बात कर रहे थे और देश की चुनौतियों को कैसे लड़कर जीता जा सकता है, इस पर मूल मंत्र दे रहे थे। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। कोरोना की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी टीम लीडर से कम नहीं है और पूरे देश को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मीटिंग में टीम इंडिया की भावना को बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तार तार करने की कोशिश की। मीटिंग खत्म होने के साथ ही ममता बनर्जी ने इस मीटिंग को सुपर फ्लॉप करार दिया। क्या कहा उन्होंने, अब देखिए। It was just a casual super flop meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. ममता बनर्जी ने एक के बाद एक तमाम आरोप लगाए। ममता बनर्जी के आरोपों का पलटवार कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने ममता बनर्जी के आचरण को अशोभनीय बताने के साथ साथ यह भी पूछा ममता बनर्जी से कि पहले की तमाम मीटों से वो क्यों गायब रही हैं। देखिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की कि वो मीटिंग सफल ही नहीं हो। तो आपने देखा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अशोभनीय ये बात है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इससे पहले 2 और मीटिंग्स हुई हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की कोरोना के संबंध में। इन दोनों मीटिंग्स में ममता बनर्जी नहीं थी, लेकिन जिस मीटिंग में वो शिरकत उन्होंने की, उस मीटिंग में आने के बाद उनका यह कहना था कि मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया। ममता बनर्जी को यह अफसोस था कि उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया और इसलिए उन्होंने इस पूरी मीटिंग को सुपर फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि चूंकि वो खुद मीटिंग में मौजूद थी, तो इसलिए राज्य के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मीटिंग में उपलब्ध होने की आवश्यकता क्या है, यानी कि वो खुद ही पूरे राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व कर रही थी और जो कुछ बोलना है वो बोलेंगी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही तात्पर्य ममता बनर्जी का था। ऐसा क्यों होता है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात में खोट दिखाई देती है, गलत दिखता है सब कुछ। अभी से बच कुछ ही देर में शाम 5:10 पर इसी मुद्दे पर आज का है हमारा मुकाबला। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस,
कांग्रेस पार्टी और जेडीयू के प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। कोरोना की इस महामारी से कैसे निपटा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक मीटिंग की। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक थी, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल थी। उन्हें इस बात का बड़ा गुस्सा आया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बहुत जबरदस्त तरीके से गुस्साई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया वो एक डिक्टेटरशिप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा था कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंधुआ मजदूर हैं। कोई सीएम को बोलने नहीं दिया, डीएम को बोलने दिया। डीएम को थोड़ा डीएम को बोला, जैसा उत्तर प्रदेश को डीएम को बोला, एक एपी का बोला, एक छत्तीसगढ़ को बोला, ऐसा 4-5 डीएम को बोला कि आज ने जो किया है एक डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा है। इसे लगता है कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का मर्जी माफिक सब चलेगा, सब उसका बॉन्डेड लेबर है, कोई पॉलिटिकल कार्टिसी भी उनका नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरे देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं और हर कोई बंधुआ मजदूर है उनका। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा विरोध ममता बनर्जी क्या सिर्फ चुनावी माहौल के लिए कर रही थी, लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब ये विरोध क्यों? बस 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद इसी मुद्दे पर है हमारा आज का मुकाबला। हमारे साथ बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह जुड़ेंगे, कांग्रेस के पक्ष से अभय दुबे जी हमारे साथ रखेंगे, टीएमसी की तरफ से शाकिर अली साहब हमारे साथ रहेंगे, जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। 4 हमारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज का मुकाबला अर्जुन सिंह, अभय दुबे, शाकिर अली और उसके साथ साथ नीरज कुमार के बीच में है। शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं देश में, बाकी सब लोग बंधुआ मजदूर हैं, कोरोना के मामले पर किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, मुख्यमंत्री मूक दर्शक हैं। देखिए, ममता बनर्जी एक डर बना रहता है कि उनके अधिकारी अगर बात कर लें, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल हो चाहे डीएम लेवल हो, जो एक्चुअल में जो काम जिनको करना पड़ता है, तो उनकी पोल खुल जाएगी। जो बड़े बड़े उनका जो भाषण आता है, जो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सेफ होम बनाया, हमने 40,000 बेड बना दिया, जबकि रोज वहां बेड के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जब जहां बेड की जरूरत पड़ती है, वहां आज भी लाखों रुपया लोगों को खर्च करना पड़ रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम न रहे तो वहां इलाज नहीं होगा। अभी सुबह में एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया था कि उनको 4 लाख रुपया ऑलरेडी उन्होंने दे दिया, लेकिन अभी भी 6 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा। तो मैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम वालों को मैंने समझाया कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इस तरह का उनका ये हमेशा से ये है कि उनके अधिकारी, कोई भी केंद्र सरकार के अधिकारी हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री के पास, वो किसी को जाने नहीं देती हैं। आज उसका सबसे खामियाजा भी राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो नियम है, जो कानून है, जो सिस्टम है, उसको मानेंगे नहीं। उनको अपना वर्चस्व दिखाने में उनको अच्छा लगता है, मजा लगता है, और इसी से उनका वो समझते हैं कि मेरा बंगाल में मेरे लोग मुझे समझते हैं कि मैं सही काम करती हूँ। तो उनका ये अपना तरीका है, उस तरीके से। जाकिर अली साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में दावा किया जाता था वहां पर अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पश्चिम बंगाल का कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं और उसमें यह कहना कि सुपर फ्लॉप बैठक है, कहां तक सही है साहब? अजय कुमार भाई, बहुत ही अच्छे आपने सवाल उठा दिया कि जम्मू कश्मीर का आपने तुलना कर दिया। जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, वहां पर जो है गवर्नर रूल लागू है। तो इसी तरह से आप जो आज का मीटिंग देखे होंगे कि जो प्रधानमंत्री डीएम कई डीएमओ से उन्होंने सवाल किया है। तो आप बताइए, एक डीएम जो है वो एक जिला का रिपोर्ट देंगे कि ये पूरे स्टेट का रिपोर्ट देंगे? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। आज आपको प्रधानमंत्री की जो मीटिंग हुई ये सीएम के साथ में या हेल्थ मिनिस्टर के साथ में, तो उनको क्या चाहिए? एक एक राज्य का रिपोर्ट चाहिए था ना, सिर्फ एक जिले का रिपोर्ट चाहिए था? तो ये आश्चर्यजनक है।
मैं समझ चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन मीटिंग का एजेंडा तो पहले ही आप लोग के सामने होगा ना। नहीं सुनिए, मैं जरा एक सेकंड, दर्शकों को इस बात की जानकारी तो जरा दीजिए ना कि इस मीटिंग का एजेंडा तो पहले ही से पश्चिम बंगाल सरकार के पास होगा कि जिला अधिकारी भी मीटिंग में होंगे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी होंगी। जिला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री खुद बातचीत करना चाहते हैं। ये पहली मीटिंग नहीं थी, इसके पहले भी उन्होंने ऐसी मीटिंग्स ली हैं, तो फिर इसमें दुविधा कहां थी? ये आज पहली मीटिंग थी जो डीएमओ के साथ में सवाल किया गया है और सीएमओ को चुपचाप बैठा कर रखा गया। ये सिर्फ बंगाल की नहीं, और भी राज्यों को सीएमओ की ये बेइज्जती है या वहां के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर की बेइज्जती है। इस तरह का नहीं होता है। देखिए, जिस पर सवाल करना चाहिए था उनको भी बैठाना चाहिए था। जो यहाँ पर भारत में 44 प्लांट लगाने वाले थे ऑक्सीजन के, जो यहाँ से भाग खड़े हुए, उनको एक कैटेगरी का सिक्योरिटी मिल रहा था, लेकिन वो भी भारत आने को तैयार नहीं है। बोला कि हम यहाँ का। अच्छा जाकिर जी, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। जाकिर जी, इस बात को जरा पहले स्पष्ट कर दीजिए कि इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पश्चिम बंगाल का कोई भी बैठा था या सिर्फ मुख्यमंत्री बैठी थी? क्योंकि जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर तो सिर्फ मुख्यमंत्री थी, कोई डीएम नहीं बैठा था। नहीं, ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे लग रहा है भारत में मार्शल लॉ। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका, साकिर जी सवाल का जवाब दीजिए ना। इस मीटिंग में क्या कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था या सिर्फ ममता बनर्जी थी? अगर सिर्फ ममता बनर्जी थी तो बात अलग है, क्योंकि इस मीटिंग में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी होना चाहिए था। ये मीटिंग ही गलत था। यहाँ डीएम का बैठने का कोई सवाल नहीं था। अगर प्रधानमंत्री भूल कर रहे हैं तो ममता बनर्जी भूल नहीं करेगी। अच्छा, तो आपको मीटिंग के औचित्य से ही सवाल उठ रहा है। अर्जुन जी इसका जवाब दीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अर्जुन जी प्लीज। देखिए, आपको याद होगा पिछले बार जो कोरोना का समय आया था तो ममता बनर्जी जी मीटिंग लेती थी और उसमें जो चीफ सेक्रेटरी थे राजीव सिन्हा हुआ करते थे। तो राजीव सिन्हा जब सही बात बोलना शुरू कर दिए कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार हैं, तो ममता बनर्जी ने उनको दूसरे दिन से फ्रेम से आउट कर दिया। कोई भी अगर बात वहां सही बोल देगा तो ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। वो हर चीज को क्या वो सेंसर करके अपना बात रखना चाहती हैं। और प्रधानमंत्री अगर डीएम से बात करता है, प्रधानमंत्री अगर किसी से भी बात करते हैं तो उसमें उनको क्या परेशानी है? उनको तो और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के नीचे के सारे बात उनको जानकारी मिलेगी। और जो कमियां हैं, 200 करोड़ रुपया ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे थे, 200 करोड़ रुपया जनवरी में इनको ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया गया था। कहां लगाया इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट? इनके ऑक्सीजन प्लांट जो मेन इनके हॉस्पिटल है कलकत्ता में, वो ऑक्सीजन प्लांट। अच्छा, अभी साकिर जी आप कह रहे हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, तो 3 करोड़ वैक्सीन ममता बनर्जी केंद्र से क्यों मांग रही हैं? सारे राज्यों को खुली छूट है, आप अपना वैक्सीन प्रोक्योर कीजिए। उसके लिए जब आपको मांग रखनी है तो केंद्र सरकार याद आता है, जब उसको अमली जामा पहनाना है तो राज्य की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। ये सिलेक्टिव इतना क्यों है अप्रोच? देखिए अजय भाई, बात ऐसा है कि ये बहुत हमारी सही डिमांड है, ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का। आप जो है 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट करके 65 कंट्रियों को आप दे रहे हैं। और उस वक्त भारत में दूसरा चरण का आपको आगाही मिल गई थी। आज भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और आप 6.5 करोड़ वैक्सीन आप जो एक्सपोर्ट करके। साकिर भाई सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सवाल सीधा सा है। जब आपको वैक्सीन चाहिए होती है तो आप केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं, ये जानते हुए कि राज्य सरकार को प्रोक्योर करना है। जब मांग रखनी है, जब अपनी बात कहनी है तो केंद्र सरकार, और जब केंद्र सरकार पूछे कि भाई कहां खर्च कर रहे हो तो उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं। ये तो बड़ा गलत है साहब। नीरज जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? नीरज जी देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ जो है सब कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में है, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। अब निश्चित रूप से भाई ये अभी का दौर जो आपदा का काल है, कोविड का काल है, राजनीतिक कोविड से बचना चाहिए। भाई क्यों नहीं, कौन किससे बात करेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया और पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ऐप डेवलप किया गया उसकी प्रशंसा की, जो आइसोलेशन के बारे में उन्होंने डेवलप किया। तो फीडबैक तो लेना ही चाहिए ना, लेने का अधिकार है ना। और हम कह रहे हैं कि अपने अपने अधिकार के प्रति भविष्य में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन अभी जनता के प्राण रक्षा का सवाल है। ये मूल दायित्व है किसी भी निर्वाचित सरकार हो और केंद्र में हो या राज्य में हो। तो हम समझते हैं कि ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए।
अभी राजनीतिक सवालों पर एक दूसरे पर हम विरोधाभासी रवैया रखेंगे जी, लड़ेंगे, लेकिन ये कोविड का काल है ना, इस देश की परंपरा रही है। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि ऐसी स्थिति में तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर के जगह जगह पर। भाई अभी कोविड से लड़ लीजिए ना। बिल्कुल। अभय दुबे जी, ममता बनर्जी का ये कहना कि डिक्टेटरशिप चल रही है, सब लोग यहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, डीएम से प्रधानमंत्री क्यों बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये देश देखिए अभय दुबे जी, नीरज जी, ये सवाल अभय दुबे जी के लिए। भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, वो रामायण है, बाइबिल है, कुरान है, उससे सारे लोग बंधे हुए हैं। जी, डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं? वहाँ चुनाव हुआ, वो डिक्टेटरशिप है। बिल्कुल। नीरज जी, नीरज जी प्लीज, अभय दुबे जी अपना जवाब दें। नीरज जी, मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। अभय जी प्लीज। नीरज जी देखिए, इस देश के सबसे मूर्धन्य पत्रकार अजय कुमार जी से मैं बात कर रहा हूँ, और ये तब संभव हो पा रहा है जब ये मोनोलॉग नहीं है। अगर हमको अजय कुमार जी शो में बुलाएं और एक शब्द भी बोलने का अवसर नहीं दें तो न देश की जनता को पसंद आएगा, ना कोई इसका निष्कर्ष निकल पाएगा। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें मोनोलॉग होता है, मनमानी बात। आज तक 7 साल इतिहास गवाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। चीफ मिनिस्टर से जब बात करते हैं तब मोनोलॉग होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी प्रश्नों से डरते हैं और कोई भी डीएम साहस नहीं जुटा सकता कि प्रधानमंत्री से प्रश्न करे। अरे इससे तो हमारे अर्जुन जी अच्छे हैं, सांसद हैं, लेकिन वो प्रश्नों का सामना कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री नहीं देना चाहते। ममता बनर्जी ने जो प्रश्न खड़ा किया वो प्रासंगिक प्रश्न था। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हिंदुस्तान का है, 18 मई को आपने 13 लाख वैक्सीन सिर्फ लगाए हैं, 17 मई को सिर्फ 15 लाख लगाए हैं, 2 मई तक आते आते आप सिर्फ 3,82,000 हैं। प्रधानमंत्री जी कल गुजरात गए थे, आप गुजरात प्रांत से आते हैं, साइक्लोन आया, 7 लोग मरे, अच्छी बात है, मगर आप उत्तर प्रदेश के भी तो बेटे हैं प्रधानमंत्री जी। वहां उत्तर प्रदेश के हाल तो देखिए, गंगा के किनारे हजारों शव शत विक्षत अवस्था में पड़े हैं प्रधानमंत्री जी। एक बार तो आपको जाना चाहिए था, आप गुजरात गए थे। आप बताइए गुजरात। अभय जी आइए, अभी हम मुद्दे पर ही आए। अभय जी, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, हम मुद्दे पर ही रहे। मुद्दा हमारा बड़ा स्पष्ट है। ममता जी का आज जो उद्गार है, क्या ये अपने आप में सही है? मैं सीधे तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कहना कि इस देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, सब लोग मुख्यमंत्री नहीं बंधुआ मजदूर हैं, क्या ये सही है? क्या उद्धव ठाकरे बंधुआ मजदूर हैं? देखिए, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बंधुआ मजदूर हैं? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बंधुआ मजदूर हैं? अभिव्यक्ति पे मत जाइए, या मुख्यमंत्रियों की अलग अलग मुख्यमंत्रियों की शाब्दिक अभिव्यक्ति पर मत जाइए, मगर ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। बताइए ना, आपने सवाल खड़ा किया कि प्रिक्योर क्यों नहीं करती ममता जी वैक्सीन को, या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कौन सी वैक्सीन प्रिक्योर करें, बताएं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अप्रूवल देती वैक्सीन को। इन्होंने 2 बार स्पुतनिक को मना कर दिया, 1 बार फाइजर को मना कर दिया, मार्च और अप्रैल के माह में। अब इन्होंने कुछ वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, विश्व के सारे देश वहां से खरीद रहे हैं। कोई राज्यों को दे सकता है? बताइए। ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना था जब हर प्रांत में आप वोट मांगने जाते हो। आप नहीं आए पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में 33 रैलियां की प्रधानमंत्री जी आपने। आपका दायित्व नहीं था कि आप वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराते? चलिए, इस पर हम बहस करेंगे। अर्जुन जी आपका जवाब दे रहे हैं। अर्जुन सिंह जी प्लीज जवाब दीजिए इसका। अभय दुबे जी जो ने बड़ा अच्छा एक प्रश्न किया कि ममता बनर्जी बंगाल में उन्होंने 5 राज्यों में 33 मीटिंग किया। बंगाल के लोगों को बोलने का हक है कि नहीं? आपको मैं बता दूं कि बंगाल में पर डे 56,000 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है ममता बनर्जी ने वैक्सीन देने की, और बात करती हैं लंबी लंबी। 56,000 से ज्यादा वैक्सीन वो नहीं दे सकती हैं पर डे। इनके सेफ होम का नाम सिर्फ सेफ होम है, न उसमें खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। तो ममता बनर्जी का यही जो चेहरा है, यही चेहरा वो सामने आने देना नहीं चाहती हैं। और बंधुआ मजदूर प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को नहीं समझते हैं। ममता बनर्जी के राज में बंधुआ मजदूर, उनके सरकारी जो अमला है वो बंधुआ मजदूर है। ये कोरोना काल का रोना हम लोग रो रहे हैं, और इस कोरोना काल में 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना काल की धज्जी उड़ा दी गई। और उससे अर्जुन जी, आपकी इसी बात को लेकर मैं शाकिर भाई के पास पहुंचता हूं। शाकिर भाई, जरा ये बताइए, मैं बीते 24 घंटे का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। 66,000 कुल वैक्सीन लगे हैं पश्चिम बंगाल में, और वहां पर पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा है, और टेस्ट हुए हैं मात्र 55,000।
ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार क्या कर रहे हैं? पॉजिटिविटी रेट 30% है, वो रोज कम कर दिया जा रहा है। देखिए, टेस्टिंग कम हो रहा नहीं जी देखिए, ये बंगाल में पॉजिटिव का जो रेट है जो आपने बताया है जी, आने वाले दिनों में अजय भाई और बढ़ेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने केजरीवाल जी का भी सुना था, केजरीवाल जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहे थे कि कोरोना का जो समय है वो अभी जो हिसाब से कोरोना वायरस जो अटैक कर रही है जो है वो का मात्रा अभी बंगाल में और 15 दिन आने वाला जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। पॉजिटिवली रेट जो है और भी बढ़ने वाला है, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर कमने लगता है। देखिए, हम इस पथ पर आपके साथ हैं कि उसको कंट्रोल करना चाहिए और हम लोग कंट्रोल करने की हमारी सरकार हर पल कोशिश कर रही है। और इसका रिजल्ट आपने पहले फेज में भी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री और उनके जो आमला है किस तरह से शाकिर भाई आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 55,000 टेस्ट कराते हैं साहब, यहीं तमिलनाडु 1,60,000 टेस्ट कराता है, यहीं पर उत्तर प्रदेश तकरीबन 2 लाख टेस्ट कराता है। टेस्ट ज्यादा कराएंगे तभी तो पॉजिटिविटी रेट और निकलेगी। 55,000 में 30% पॉजिटिविटी रेट है, इससे ज्यादा विकट स्थिति और बंगाल की क्या हो सकती है? नहीं, हम लोग जो इलेक्शन फेस करके अभी आए उसके बाद अभी देखिए जो परेशानियां हम लोग को बंगाल में झेलने को मिल रही है। आप देखिए, हम नहीं चाहते ये कि ये बहस को दूसरी तरफ लेके चले जाए। आप बताइए कि बंगाल में पॉलिटिकल क्राइसिस है कि नहीं है, ये किस तरह से काम होगा नहीं होगा, ये हम लोग को इसमें पॉलिटिक्स कहां है जाकिर भाई? शाकिर भाई इसमें पॉलिटिक्स कहां है, जरा मुझे बताइए। मैं तो आपसे आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। लेने वाले को पकड़िएगा तो मैं आंकड़ा पर ही नहीं बोलूंगा, मैं आंकड़ा पर ही बोलना चाहता हूं। मैं बोला आपको कि मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। आप आंकड़े पे, क्योंकि उसमें बोलना अनकंफर्टेबल है। अभय दुबे जी, चलिए आप बचाव में आ रहे हैं, आइए जरा बचाव में आइए। अभय जी प्लीज। देखिए, एक तो ये बड़े विद्वान सांसद है अर्जुन जी, उनको मैं दुरुस्त कर दूं। 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 4,28,000 वैक्सीन लगे हैं और समूचे देश में यही हाल था अजय जी। 8 अप्रैल तक आप देखेंगे तो सर्वाधिक 40 लाख टीके लगे हैं। धीरे धीरे देश की सरकार ने टीके राज्यों को देना बंद कर दिए, इसलिए वैक्सीनेशन होना कम हो गया। हमारा देश 4 दशक पहले से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है। 39 करोड़ टीके हर वर्ष मुफ्त में इस देश की जनता को लगाए जाते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। कहां कमी रह गई मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा था ना अर्जुन जी, आप कल प्रधानमंत्री जी गुजरात गए, वहां पर पता है कल जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे तो 1,412 टीके सिर्फ पूरे गुजरात प्रांत में। 18 मई को सिर्फ 325 टीके, 17 मई को सिर्फ 306 टीके, 16 मई को 30,829 टीके, 15 मई को 32,985। ये तो आदर्श राज्य था गुजरात। जो टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग कल वहां पर 89,000 मात्र हुई, जो पिछले दिन की तुलना में 24,000। अभय जी लेकिन आप जो आंकड़े आप जो आंकड़े रखे उसका औचित्य क्या, ये तो बताइए ना। अभय जी देखिए, मुद्दा तो ये है कि क्या ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो अपने आप में सही है? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ फ्लॉप शो कर रहे हैं? भाई फ्लॉप शो तो नहीं कहा जा सकता ना। देखिए उन्होंने कितनी मीटिंग्स की, आप कहिए तो मैं अभी पूरी लिस्ट पढ़कर आपको बता दूं। मैं मुझे पता है 21 मीटिंग्स की है उन्होंने। मार्च 2020 से लेकर अभी तक 21 मीटिंग्स की हैं। भाई ये तो अपने आप में रिकॉर्ड पर है ना, इस पर तो कोई दुविधा नहीं है साहब। नहीं, बिल्कुल मैं असहमत हूं। मैं प्रमाण देता हूं आपको। 20 मार्च 2020 को पहली मीटिंग हुई, उसके बाद से 21 फरवरी तक प्रधानमंत्री जी ने 11 मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ की थी। ये 13th या 14th मीटिंग है। और आप विश्वास मानिए, आप प्रधानमंत्री जी से क्या पूछे थे नहीं मुख्यमंत्री कि 30 मार्च को आपके हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा था हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का सारे देश के लोगों ने प्लान सबमिट कर दिया, ये कहा था वैक्सीन दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं जरा आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं अभय जी, मैं जरा आपको दुरुस्त कर दूं प्लीज। आपने अभी आंकड़े सामने रखें, मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर के साथ नवंबर 24, 2020 को एक मीटिंग रखी थी जिसमें उन्होंने कोरोना के केसेस का पूरा आकलन किया था। ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं आपको, उसके पहले की आंकड़े नहीं जा रहा। उसके बाद उन्होंने जनवरी 2021 को बात की थी, 11 जनवरी को। उस वक्त उन्होंने वैक्सीनेशन के पूरे कार्यक्रम और उसके ऊपर किस तरह से उसे अमली जामा पहनाया जा सकता है उसके ऊपर बातचीत की थी। 17 मार्च को उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल थे। 8 अप्रैल को फिर बैठक हुई थी और उसके बाद 23 अप्रैल को बैठक हुई। बताइए कितनी बैठक करे कोई आदमी?
मैं तो आपको गिन के बता दिए कि 11 मीटिंग है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में 6 बैठक कर चुके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ। अच्छा अजय जी, क्या ये गलत है और क्या ये डिक्टेटरशिप है? मैं इस पर बिल्कुल, मुझे ये बताइए, ऑक्सीजन मैपिंग पर प्रधानमंत्री जी जब 20 मार्च 2020 आपने जो कहा मैंने उसका जवाब दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए ना, आप बता दें और उसके बाद शाकिर भाई बता दें, ये डिक्टेटरशिप कहां से है? जब प्रधानमंत्री मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से इतनी बैठक है, फिर ये डिक्टेटरशिप कैसे है? मुख्यमंत्रियों को अवसर कहां दिया, बताइए ना। अवसर दिया हो तो बताइए, प्रमाण दीजिए, या मुख्यमंत्रियों ने कहा और वो प्रतिपूर्ति की हो तो प्रमाण दीजिए। यही तो अर्जुन जी को बात, यही तो बताना है कि जो मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमको वैक्सीनेशन की कमी है, रेमडेसिविर की आपूर्ति कीजिए, ऑक्सीजन की मैपिंग कीजिए, कहां की प्रधानमंत्री? अर्जुन जी इसका जवाब दीजिए, अर्जुन जी, और आप इसके बाद नीरज जी। पहले अर्जुन जी इसका जवाब देंगे, फिर नीरज जी दे रहे हैं। अर्जुन जी प्लीज। प्रधानमंत्री को जो डिमांड दिया जा रहा है, वो डिमांड पूरा एक फेडरल स्ट्रक्चर में हर लोगों का डिमांड को सामने रखते हुए सप्लाई किया जा रहा है। तो इस सप्लाई में तू मैं की तो जगह है नहीं। ये कहना कि दिल्ली को ज्यादा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिल रहा है, गुजरात को ज्यादा मिल रहा है, अमुक जगह को ज्यादा मिल रहा है, कांग्रेस के शासित राज्यों में कम मिल रहा है, ये तो एक बचकाना वाली बात है। आप अपने को क्यों भारतवर्ष से अलग समझ रहे हैं? भारतवर्ष एक फेडरल स्ट्रक्चर है और हर जहां जिस तरह से डिमांड होता है उस हिसाब से लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। चलिए नीरज जी आप बताइए, कि क्या प्रधानमंत्री जी वाकई में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं? इसके बाद मैं शाकिर साहब के पास जाऊंगा। नीरज जी, आप अभय दुबे जी, आप शासन चलाए हैं 55 साल, के अंदर संविधान है और क्या बनाया था, इसका प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात, कोविड के काल में परेशानी है, लेकिन अब परेशानी का रोना रख करके तो लोगों की रक्षा नहीं होगी। अब बिहार में हम लोगों ने राज्य आकस्मिकता निधि से रुपया दे करके वैक्सीनेशन का काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया है। अब एक दिन की परेशानी हमारी हुई है, लेकिन उस परेशानी के बाद फिर 24 घंटे के बाद फिर हम लोगों ने उस प्रक्रिया को शुरू किया। तो अभी लोगों को प्रेरित करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह सवाल है, या इस बात को समझना होगा देश के बौद्धिक समूह को भी, आम लोगों को यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि वैक्सीनेशन एकमात्र तात्कालिक रास्ता है, टीकाकरण रास्ता है। इसकी ओर प्रेरित करना, लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करावें। राज्य सरकार भी सतत प्रयत्नशील है। हम तो अनुरोध करेंगे, देखिए ये बहुत बड़ा एक अभियान है और इस अभियान की सफलता की गारंटी में सब लोग अपनी भूमिका को अदा करें। और देश में डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी को देश के संविधान रहते हुए कोई चुनौती नहीं दे सकता। बिल्कुल। अब शाकिर अली साहब, आपने सवाल उठाया कि क्या मांग रखना गलत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 फरवरी 2021 को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि राज्यों को यह अधिकार दिया जाए कि वो खुद अपने स्तर पर वैक्सीन खरीद सकें और ले सकें। अब जबकि ये फैसिलिटी दी गई है राज्यों को, तो कहा जा रहा है केंद्र लेकर दे, राज्य कैसे खरीद सकते हैं? जरा मुझे बताइए कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ममता बनर्जी का स्टैंड क्यों बदल गया? उनको रुपया चाहिए पहले, 30,000 रुपया। देखिए इसमें फिर से एक बार रिपीट करिए, क्योंकि हमको ये चीज। अच्छा, मैं आपको सवाल फिर से बताता हूं। 24 फरवरी 2021 को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा था कि राज्यों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो वैक्सीन खुद खरीद सकें, वितरण केंद्र सरकार नहीं करे। अभी उस समय तक केंद्र सरकार प्रोक्योर करती थी और हर स्टेट को एलोकेट कर रही थी। यह व्यवस्था नहीं पसंद थी ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा कि हमें खुद यह अधिकार दीजिए, हम खुद अपना प्रोक्योर करेंगे और वितरण करेंगे। अब वो कहती कि नहीं, केंद्र सरकार को प्रोक्योर करना चाहिए और हमें मुहैया कराना चाहिए। यह स्टैंड क्यों बदल गया भाई? फरवरी और मई में 4 महीने के अंदर में स्टैंड बदल दिया। समरसॉट 360 डिग्री था। नहीं। हाँ, चुनाव नहीं था। चुनाव का बात सुनिए, हमको अजय भाई का जवाब देना है। अजय भाई का अर्जुन भाई क्या पीछे से बोलते हैं उसका छोड़िए। हाँ, देखिए, हमारे जो दीदी ने जो 4 फरवरी को जो चिट्ठी लिखी थी जी, तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, जब ये वैक्सीन जो बाहर से वैक्सीन आने वाले थे, फाइजर आने वाला था जो सबसे पहले था, ये जो भी है कि हमको अधिकार दिया जाए, तो आप ये पहले बताइए कि उन्होंने जब अधिकार दिया कि आप लोग खरीद लो, या फिर उसके बाद ये सेंट्रल की तरफ से आना चाहिए था, तो हमारे से कहने का ये मतलब है
कि इसमें रेट जो तय करने की बात थी, क्या प्रधानमंत्री जी ने रेट को तय किया? नहीं, हाँ, ये एक सेकंड, आप पहले चिट्ठी, आपको शायद चिट्ठी याद नहीं, कही तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। चिट्ठी में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि बिल्कुल आपको याद होगा क्योंकि इस पर बहस भी हुई थी। इसमें स्पष्ट तौर से लिखा, ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था कि यह अधिकार मुझे दीजिए, राज्यों को दीजिए, हम तय करेंगे, हम जानते हैं कि हमारी जनता के लिए क्या बेहतर है। अब आप कहते हैं कि 3 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर कीजिए, हमको दीजिए, ये तो गलत है ना। देखिए, ये तो दो बातें हो गई ना एक ही मुद्दे पर। सुनिए, बंगाल की पॉपुलेशन 10 करोड़ है जी। सेंट्रल को सुनिए, सेंट्रल यहाँ स्टेट का शेयर सेंट्रल के साथ, और सेंट्रल का बहुत सारा बकाया भी हमारे राज्य सरकार पर है। लेकिन इस टाइम में हम अगर मांगते हैं कि सेंट्रल सहयोग करे तो वो पीछे क्यों हटती है? जैसे अभी उन्होंने किसानों को पैसा दिया, किसानों को 2-2 हजार रुपया करके जो है 6-6 हजार रुपया करके उनके अकाउंट में गया। तो आप इस चुनाव से सुनिए, आप चुनाव के बाद साकिर भाई आप जवाब नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स करते हैं। साकिर भाई आप बहुत मजे हुए नेता हैं, आप बहुत मजे हुए नेता हैं, आपके पास इसका जवाब नहीं है इसलिए आप जवाब देना नहीं चाहते। चिर उठा देते हैं। हमने ये कहा कि हम, चलिए अभय दुबे जी आपके बचाव के लिए आ रहे हैं। अभय जी बताइए, ममता बनर्जी की चिट्ठी फरवरी की कुछ और कहती है और आप कुछ और कह रही हैं, आप ही बता दीजिए इसमें क्या माना जाए, फिर दर्शक क्या सोचे। अजय जी देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है जी। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, यूके ने मई 2020 में अप्रूवल दे दिया 150 मिलियन वैक्सीन्स का। यूएस ने जुलाई 2020 में एग्रीमेंट कर लिया 400 मिलियन वैक्सीन्स का। यूरोपीय यूनियन ने 800 मिलियन वैक्सीन्स का अनुबंध कर लिया अगस्त 2020 में। हमने कब किया? जनवरी 2021 में। सुनिए, अच्छा सुनिए अभय जी, इससे अभी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकारें पहले मांग करती हैं कि आप मुझे अधिकार दीजिए, हम जानते हैं कि हमारी जनता के लिए क्या बेहतर है, फिर आप कहते हैं कि नहीं केंद्र दे प्रोक्योर करके। भाई ये तो दोहरापन है ना साहब। अबे जी देखिए, अभी एक आप लोगों ने भी कई राज्यों में शासन किया, अभी भी चला रहे हैं। सुनिए ना जी, सुनिए ना जी। राजस्थान की कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जी क्या किसी वैक्सीन को अप्रूवल दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती सब्जेक्ट एक्सपर्टी। हाँ ठीक है जी। अब कब दिया बताइए मुझे। इन 5 जो नई 5 वैक्सीन अप्रूव की, कब की प्रधानमंत्री जी? आपने रिफ्यूजल पर रिफ्यूजल क्यों किया? राज्य प्रिक्योर कैसे करते उनको? राज्य अगर प्रिक्योर कर सकते होते तो आपको पहले देना चाहिए था। बाजार में कौन सी उपलब्ध है बताइए। अच्छा चलिए, अच्छा आप अगर पहले और आपकी बात कर रहे हैं, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अभय जी आइए नजर, आप जब इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो ये कर लेते हैं। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होता है, 16 जनवरी को, और अप्रैल से पहले केंद्र सरकार कहती है कि ठीक है राज्य सरकार भी अपना सब कुछ अनुबंध कर लें। कितना वक्त चाहिए भाई? और उसके पहले और क्या प्लान कर दे आदमी? पहले से सपने में सोच ले सब कुछ। अच्छा मुझे बताइए, पहले अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उनको अप्रूवल दे देती और कहती राज्यों को 100 मिलियन वैक्सीन का अनुबंद कर रही थी, तब नहीं, हम तो तब बात कर रहे हैं ना जब आप अर्जुन जी हम तो तब बात कर रहे हैं कि हमारे सपने में ऐसा होता। नहीं, अगर मुर्गी ने 12 अंडे दिए होते तो मैं उसमें से 6 खाता और 6 बचा कर रख लेता। 12 अंडे। अजय जी क्या बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े पत्रकार होकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कब कहा था अगर उनसे अनुबंध पहले कर चुकी होती सरकार तो वो पैसा नहीं, मैं पैसा लेकर बैठी हूँ और केंद्र सरकार मुझे आदेश दे मैं खरीदूंगी। और जैसे ही चुनाव बीत गया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 30,000 करोड़ रुपया पहले मुझे दो, मैं तब खरीदूंगी। तो ममता बनर्जी जी और इसी तरह के जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जो इस तरह की बातें कहना कर रहे हैं, इन लोगों से बोलिए ना कि जो बात अप्रैल में कहा वो बात अभी क्यों नहीं करे, 2 बात फरवरी में कहा वो बात अभी क्यों नहीं कर रहे। तो ये समय के अनुसार इनका बात बदलते। 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दिया आपने? इसका जवाब दीजिए। क्या हिंदुस्तान के जवाब यह है कि जिससे रॉ मटेरियल खरीदा गया था उससे अनुबंध था कि उनको हम उसको बनाकर देंगे। अभय दुबे जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं ये अनुबंध था। मैं बताता हूं, बिल्कुल नहीं। सुनिए ऐसी बात कर रहे हैं, 55 साल आपने राज किया, बिल्कुल नहीं। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आज वैक्सीनेशन और आप वैक्सीनेशन लोग को दे भाई, उसने कहा कि हम कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स करनी है अलग बात है।
लेकिन ये पॉलिटिक्स का जगह नहीं है सर, ये पॉलिटिक्स गंभीर बात है। अच्छा अभय जी मैं एक सेकंड, मैं अभय जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट जरा आप रुके। मैं जरा पहले शाकिर भाई और अर्जुन जी के बीच में जरा बात हम लोग सुन लेते हैं, फिर अभय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे जी। शाकिर भाई और अर्जुन जी प्लीज शुरू कीजिए, आप लोग क्या कह रहे हैं आप? अजय भाई, पहले ये जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं जी, पहले फेज में कोई भी भारत का कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं किया था, सब सहयोग किया था। इन्होंने ताली बजवाया, थाली बजवाया, मोमबत्ती जलाया, अगरबत्ती जलाया, सब ये लोग काम किए। लेकिन ये सेकंड फेज में ये पॉलिटिकल मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि मार्केट में जाते हैं। सुनिए, आप क्यों कर रहे हैं? वैक्सीन के लिए कोविड की बात करें ना, भाई बोल रहे थे कि हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। आप धरना प्रदर्शन आज भी कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों को बोले पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोविडशील्ड सप्लाई और उसको जस्टिफाई कर रही है ममता बनर्जी के ऑफिस में 6 घंटा बैठी, उनको कोविड हो गया तो क्या हुआ? स्टॉक नहीं था। ममता बनर्जी 6 घंटा सीबीआई के ऑफिस में बैठती हैं, तो अगर कोविड हो गया तो क्या होगा? इसका जवाब है आपके पास? हजारों लोग जाके वहां मारामारी कर रहे हैं, जवाब है आपके पास? शाकिर भाई इस बात का जवाब आप अर्जुन जी को दे दीजिए जो उन्होंने अभी उठाया। शाकिर भाई प्लीज एक मिनट, इस बात का जवाब आप अर्जुन जी को दे दीजिए, फिर मैं अभय दुबे जी के पास चलूंगा। शाकिर भाई ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी ने अपनी तमाम चुनावी रैलियों में कहा था, मैंने कहा है कि मुझे आप छूट दीजिए, मैं अपनी जनता के लिए वैक्सीन लेकर आऊंगी, मेरे पास पैसे हैं। यह अभी अर्जुन जी ने कहा। आप बताइए कि क्या ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभा में ये नहीं कहा था? अगर कहा था, आज वो पैसे कहां हैं? वैक्सीन क्यों नहीं आ रही? प्रैक्टिकली अजय भाई उन्होंने सभा में कही थी, और अर्जुन भाई इनके साक्षी भी हैं कि हर सेंटर पर, हर गांव के हर सेंटर पर बंगाल के वैक्सीनेशन पर डे चल रहा है। हम लोगों के यहाँ जो वैक्सीनेशन का काम है चल रहा है, लेकिन जो भी डिमांड है वो हमको चाहिए। लेकिन आपके कर्मचारी मारामारी कर रहे थे, बाहर से जो वैक्सीन है वो कम रेट में दे, चल रहे हैं, बताइए ज्यादा रेट में, स्टेटों को ज्यादा कम रेट में दे, ऐसा कहां से होगा? जो हम वैक्सीन खरीदना सेंटर चला रहे हैं, जो वैक्सीन हम खरीदना चाहते हैं वही वैक्सीन अर्जुन भाई आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कम रेट में खरीद रही है और राज्यों को बेसी रेट में दे रही है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? ये बीच का जो पैसा ये कौन समय केंद्र को गाली देने में आप लगा रहे हैं ना, उतना समय में कुछ काम कीजिए, लोग बचेंगे। सबसे ज्यादा 1900 लोग मर रहे हैं, पहला फेज में कोई राजनीतिक मरे। चलिए, यानी कि ये बात स्पष्ट हो गई कि पहले चुनाव के समय जो बोला था वो अलग है, आज का आचरण बिल्कुल अलग है। अभय दुबे जी प्लीज। अभय दुबे, वैक्सीन चल रहा है। देखिए अजय जी, ये विडंबना है कि ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो हमारा कंपनी का अनुबंध था। उसमें सच्चाई है कि कोवैक्स का ऑब्लिगेशन WHO का जरूर था, जिसमें तय किया था WHO ने कि हम टेस्टिंग है, इसका ट्रीटमेंट है और वैक्सीन है, सारे दो देश आपस में मिलकर साझा करेंगे। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम जब तक अपने नागरिकों को वैक्सीनेट नहीं कर देंगे, हम डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाते, हम कोई अपना वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना ने 11 करोड़ एक्सपोर्ट किए, कब? जब उसने 34 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने 8 करोड़ किए, कब? जब पूरे यूरोपीय यूनियन ने 46% वैक्सीनेशन कर लिया। उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किए, हमने क्यों एक्सपोर्ट किए? हमको अमेरिका ने सप्लाई रोक दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फरवरी में चिट्ठी लिखी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कहा, उसने हमारे वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होगी। उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कहा कि 70 मिलियन पर मंथ बनाने की हमारी कैपेसिटी है। तो फिर आपने 24 फरवरी को स्पुतनिक को क्यों मना किया? प्रधानमंत्री जी, अप्रैल माह में स्पुतनिक को क्यों मना किया? ये देश को बताइए। नहीं तो ममता बनर्जी क्या दूसरे राज्य भी खरीद पाते? किससे खरीदते? चलिए, इसका जवाब अर्जुन जी दे रहे हैं और इसका जवाब अर्जुन जी दे रहे हैं, और कुछ तथ्य हैं जो मैं अभी अभय जी आपके पास भी रखूंगा। अर्जुन जी पहले आप जवाब दीजिए इसका। देखिए अभय जी, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, इस आंकड़े को भारत की जनता भी सुन रही है आपके टीवी के माध्यम से। तो आज जिस परिस्थिति में कोविड का वैक्सीनेशन की चर्चा आप जो कर रहे हैं, अमेरिका और क्या नाम है, USA की चर्चा कर रहे हैं, और आज
अमेरिका जो कर दिया और अमेरिका के जो विरोध में उनके लोग, उनके जो विरोधी दल हैं, वो उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री जी डीएम से बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री को परेशानी हो जा रही है। तो आप अमेरिका की तुलना और दूसरे देशों की तुलना कम करें। हम लोग अपने देश में अपने कैसे काम करेंगे इसके बारे में अगर सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को सजेशन दे तो हमको लगता है कि वो ज्यादा फायदा होगा इस देश के लिए। आप लोग को विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। लोकसभा में तो आप विरोध में आते नहीं। लोकसभा में शकील भाई प्लीज, शकील भाई प्लीज, ये बहस अर्जुन जी और अभय जी के बीच में प्लीज। लोकसभा में आप उसी चर्चा में भाग लेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, उसमें खोट निकालने के लिए पहुंच जाएंगे। प्रधाधानमंत्री जी गुजरात गए तो वहां उन्होंने ये कह दिया। प्रधानमंत्री गए थे और इम्फाल में 1,000 करोड़ रुपया दिया था, उस समय नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जी महामारी में आप लोग के जैसे फोटो खिंचाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं वो दिखाई देता है और किसी की आलोचना न करते हुए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कांग्रेस एक विरोधी भूमिका में। अभय जी आपने वैक्सीन के बारे में कुछ बातें कही हैं, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, क्योंकि आपने भी, यूपीए ने भी 10 साल सरकार चलाया और उसके पहले भी आपको सरकार चलाने का बड़ा अच्छा अनुभव है। जरा ये बताइए कि WHO को कमिटमेंट को तो आप भी मानते हैं, देश को पूरा करना था, वो देश ने पूरा किया। सीरम इंस्टीट्यूट का जो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट था वो सीरम इंस्टीट्यूट को पूरा करना था, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसे पूरा करना ही था क्योंकि लीज लाइसेंस सीरम इंस्टीट्यूट के पास था। मैं अब आपसे कुछ तथ्य पूछना चाहता हूं। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन आज के डेट में अगर आबादी के अनुपात में नहीं, आबादी की बात करें तो चीन ने की है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। तीसरे नंबर पर भारत है। हमने जबकि सबसे बाद में शुरू किया वैक्सीनेशन जनवरी 16 को, लेकिन हम तीसरे नंबर पर हैं, यानी कि हम सफल हो रहे हैं। हमारी आबादी ज्यादा है लेकिन हम सफल हो रहे हैं। जरा प्लीज सुन लीजिए प्लीज, ठीक है ना। तो जरा मुझे यह बताइए, जिसे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उसमें आप 6.5 करोड़ वैक्सीन की बात करते हैं। WHO का कमिटमेंट निकाल दीजिए, सीरम का कमिटमेंट निकाल दीजिए, और जो साउथ एशियन कंट्रीज है, नेपाल, बांग्लादेश, इन जैसे हमारे सहयोगी देशों को अगर वैक्सीन भेजा तो क्या यह गलत किया? हमारे देश की जनता ऑक्सीजन के लिए तिल तिल मरे, वो अपने प्राण रोज गवाए, तो ये कौन सी नैतिक? नहीं, आप पहले ये बताइए, अगर आपकी सरकार होती तो क्या बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, इन तमाम देशों को वैक्सीन नहीं भेजते? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने जी। हमारी सरकार होती जी तो हम दिसंबर में नहीं, हम क्या करते वो बताइए। आप वैक्सीन भेजते कि नहीं भेजते बताइए। बिल्कुल नहीं। जब तक मैं यूएस ने जो निर्णय लिया है, उसने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाते हैं, हिंदुस्तान को भी यह तय करना था। हम अपने कोवैक्स को ऑब्लिगेशन को पूरा करते, हम अपनी सारी शर्तों को पूरा करते, मगर हम पहले अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करते। यूएस ने 47% अचीव कर लिया, फ्रांस ने 30.9% अचीव कर लिया। 47% का मतलब कितना होता है ये भी नहीं। अभय जी मैं माफी चाहता हूं, हम सुविधा के हिसाब से डेटा न रखें। 47% का मतलब है यूएस ने 27 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं, हमने 19 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं। कितना फर्क है जरा बताइए। क्यों प्रधानमंत्री तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वोट लेते तब तो कहते हैं कि ये मेरी शक्ति है, और आज आपको आबादी दिखने लगी। अरे आपको मैं विश्वास मानिए, अगर आप स्पुतनिक से 100 मिलियन का अनुबंध कर चुके होते तो वो आप तक अभी वैक्सीनेशन हो चुका। चलिए, आपने स्पुतनिक का जिक्र किया तो मैं जरा इस पर भी पूछ लूं आपसे, क्या आप इस बात को जानते हैं कि स्पुतनिक का 3rd फेज ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है? और अगर जनवरी के महीने में स्पुतनिक को हमने ओके कर दिया होता तो समय 2nd फेज ट्रायल में हमें ओके कर रहे होते। उस वक्त सिर्फ रूस ने उसको अप्रूवल दिया था, किसी और देश ने नहीं। बताइए क्या आप कर पाते हैं ऐसा? बहुत अच्छी बात की। देखिए, इम्यूनोजेनेसिटी डेटा 2 फेज के ट्रायल पर ही निकलता है और 3rd फेज में इफिकेसी निकलती है। आपकी कोवैक्सीन का इफिकेसी डेटा नहीं था, दो फेज के ट्रायल हुए थे। इन्होंने मान लिया कि हमारा इफिकेसी डेटा 2 फेज के ट्रायल पर होगा। यही कोविशील्ड ने लैंसेट में पब्लिश किया था इम्यूनोजेनेसिटी डेटा। सेम कंडीशन थी। स्पुतनिक कह रहा था कि हमने भी लैंसेट में पब्लिश किया है, जैसे उसको अप्रूवल दिया है, आप ही हमें इमरजेंसी यूज
उसकी परमिशन दे दीजिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को फर्क पड़ा। मैं चुनौती देता हूं सरकार को, प्रमाण दे दे वो जो इम्यूनोजेनिसिटी डेटा कोविशील्ड ने दिए, वही स्पुतनिक ने लैंसेट में पब्लिश किए। आप प्रामाणिक रूप से बताइए देश को आकर कि अर्जुन जी, पे आपने स्पुतनिक फ्लॉप शो। अर्जुन जी वापस लौट रहा हूं, फ्लॉप शो यही कह रही है ममता बनर्जी, फ्लॉप शो है सब कुछ। अजय मैं 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड, 15 सेकंड अजय भाई, 15 सेकंड। मैं आ रहा हूं शाकिर भाई, आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल आऊंगा, प्लीज। अर्जुन जी, कोविड के बारे में फ्लॉप हो चुकी हैं। बंगाल में आप देख रहे होंगे कि सब्जी खरीदने जाने वाले को पुलिस डंडा मारती है और सीबीआई के खिलाफ में आंदोलन करने वालों को फूल बरसाती है। तो बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी का कहना वो अपने आप में एक मंगल ग्रह वाली बात है। तो ममता बनर्जी जी कुछ भी कह सकती हैं। ममता बनर्जी को यदि पैसा केंद्र सरकार दे दे तो ममता बनर्जी के लिए फ्लॉप शो नहीं होगा। पैसा नहीं देगा तो ममता बनर्जी फ्लॉप शो क्यों? अभी बहुत सारा प्रश्न प्रधानमंत्री जी के बारे में कहेंगे। शाकिर भाई, आपके आखिरी मिनट आपके लिए, प्लीज। अजय भाई धन्यवाद आपका। अगर ये डिबेट आप अमेरिका, रसिया, जापान में बैठ के आज जो आपने करवाया, ये इंडिया में बैठ के करवाई ये डिबेट, इन 3 स्टेटों के लायक ये डिबेट था आज का। ये भारत के लायक ये डिबेट नहीं है, जहां पर गंगा में हजारों हजार लाश बहती हो और हजारों नहीं है महाराज जी की बात हो। लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि ये काटने पर तीन कंट्री का मैंने नाम दिया, 3 कंट्री का नाम दिया। ऐसा डिबेट जो है उन कंट्रियों में होता है जो कंट्री का मैंने नाम लिया। भारत के लिए ये डिबेट नहीं है जो आज आपने अच्छी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाने का काम किया है। अजय भाई मेरा सवाल ये है। मैंने किसे माफ कीजिएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर हर किसी की बात सामने रख रहा हूं। दर्शक तय करता है कि दरअसल हम जो बात करते हैं वो सही है या नहीं। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या यह मौका नहीं है कि हम सबों को मिलकर काम करना चाहिए? अभय जी बस 30 सेकंड प्लीज, इतना ही वक्त है मेरे पास आपके लिए। 100% हम दृढ़ता से साथ हैं। प्रधानमंत्री जी आप आगे आइए, समूचे देश को वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर करें। आप अग्रणी भूमिका लीजिए। आज जो आप तत्परता दिखा रहे हैं, दुर्भाग्य अगर चुनाव के समय उसको पीछे छोड़ दिया होता थोड़ा, तो ये सेकंड वेव इतना बुरा प्रभाव हिंदुस्तान पर नहीं डालती। हम सारे राजनीतिक दल प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े और ये लड़ाई हम निर्णायक रूप से जीत कर बताएंगे। तो यानी कि आप मान रहे हैं कि फ्लॉप शो नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है? ये तो आप मानते हैं। देखिए हिंदुस्तान फ्लॉप शो हो भी नहीं सकता। हिंदुस्तान की जो इच्छा शक्ति है नागरिकों की, मैं कभी ऐसे वक्तव्यों को आकार नहीं दूंगा। हम सब साथ खड़े, मगर देश के साथ प्रधानमंत्री खड़े हों, यही अपेक्षा हम करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अभी देखा बड़ी स्पष्टता से, कम इस बात पर तो हम रजामंद हुए कि हमारे देश में फ्लॉप शो नहीं होता, हमें मिलकर काम करना चाहिए। राजनीतिक दल राजनीतिक मंशा से अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, लेकिन ये अंतर्विरोध की बात है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।